नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के एकादश भाव में जो चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न, और मकर लग्न में चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से पंचम स्थान और कुंडली के एकादश स्थान अर्थात लाभ भाव में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, जब से हमने मकर लग्न की शुरुआत करी है तब से आपको हर एपिसोड में, हर वीडियो में एक ही बात हमने चर्चा करी है कि मकर लग्न में चंद्रमा की सबसे आइडियल जो स्थिति होती है, सबसे अच्छी जो स्थिति होती है वह एकादश भाव होता है। हालांकि यहाँ पर यह अपने नीच के भाव में स्थित हो जाता है, अपने नीच की राशि में स्थित हो जाता है, लेकिन क्योंकि यह सप्तम भाव का स्वामी होता है इसलिए जब यह नीच का भी अगर 11th हाउस में हो जाएगा तब भी शुभ फल प्रदान करने वाला ही बनेगा। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी आपसे तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम यानी तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है, और इन दोनों के ही व्यय स्थान अर्थात तृतीय भाव का व्यय स्थान द्वितीय भाव और अष्टम भाव का व्यय स्थान सप्तम भाव मारक भाव होते हैं। मारक भाव का स्वामी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मारक भाव का स्वामी होकर चंद्रमा दूषित हो गया है, तो मारक भाव का स्वामी होकर जब यह 11th हाउस में स्थित हो जाता है। देखिए, हमने एक नियम की आपसे लगातार चर्चा करते चले आ रहे हैं कि कभी भी कोई भी ग्रह जब एक अशुभ भाव का स्वामी होता है, देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन और जनरेट हो सकता है आपके मन में कि सप्तम भाव क्योंकि एक केंद्र स्थान होता है और इसको उपमा दी गई है शुभ स्थान की। चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव केंद्र भाव होते हैं और पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों त्रिकोण स्थान होते हैं। ये पांचों ही भाव कुंडली के सबसे सर्वोत्तम भाव होते हैं, अच्छे भाव होते हैं, शुभ फल प्रदाता भाव होते हैं। इसके साथ ही जो एक और भाव होता है लग्न भाव, लग्न भाव में त्रिकोण और केंद्र दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं, तो यह विशेष रूप से कुंडली का सर्वोत्तम भाव बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन 6 भावों में से केंद्र भावों की, तो यहाँ पर हमने ये भी चर्चा करी कि चतुर्थ से सप्तम और सप्तम से दशम बली होता है। हमने चर्चा करी थी लघु पाराशरी के अंदर ही कि चतुर्थ भाव के सापेक्ष सप्तम भाव अधिक बेहतर केंद्र स्थान होता है, लेकिन हम जब मकर लग्न की बात कर रहे हैं तो इसको एक नेगेटिव भाव की श्रेणी में क्यों ला रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यह मारक भाव होता है, इन जनरल भी मारक भाव होता है, हालांकि अन्य जो भाव होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता, लेकिन सप्तम भाव को विशेष रूप से मारक भाव का दोष लगता है, यह एक सिद्धांत है। इसके बाद चंद्रमा यहाँ पर केंद्राधिपत्य दोष से भी युक्त हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा की राशि होती है और चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष सबसे अधिक लगता है। सौम्य ग्रहों को सबसे अधिक लगता है, उसमें भी चंद्रमा ग्रहों में सबसे ज्यादा सौम्य ग्रह है, तो इसे विशेष रूप से केंद्राधिपत्य दोष लगता है। तो नियम ये कहता है केंद्राधिपत्य दोष का कि कोई भी ग्रह जब केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो वह यदि अशुभ ग्रह होता है तो अपनी अशुभता को त्याग देता है और शुभ ग्रह होता है तो अपने शुभत्व को त्याग देता है। तो यहाँ पर क्योंकि यह शुभत्व को त्याग रहा है तो अशुभ हो गया, तो यहाँ विशेष रूप से चंद्रमा अशुभ हो गया, क्रूर ग्रह बन गया, पापी ग्रह बन गया। अब एक हमारा नियम और होता है कि कभी भी कोई भी ग्रह जब 11th हाउस में क्रूर ग्रह अथवा पापी ग्रह स्थित हो जाता है तो वह अपने क्रूरत्व को अथवा पापत्व को त्याग देता है। तो इसी दृष्टि से अगर देखें तो सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा 11th हाउस में जब बैठेगा तभी यह शुभ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। एक अन्य बात यह कि यहाँ पर वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। यहाँ पर वृश्चिक राशि में होने के बाद भी चंद्रमा शुभ फल प्रदान क्यों करेगा। देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि यह क्रूर ग्रह हो चुका है और क्रूर ग्रह होकर जब ये 11th हाउस में पहुंचता है और अपने नीच राशि में पहुंचता है तो यहाँ पर ये 11th हाउस से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं उनको भी त्याग देने वाला होता है, अपने अशुभत्व को भी त्याग देगा और यहाँ से यह 11th हाउस के जो नेगेटिव कंटेंट्स हैं उसको भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर इसकी नीच की राशि स्थित है, नीच का हो रहा है चंद्रमा, तो इसलिए यह अपने अशुभत्व, यह 11th हाउस से संबंधित भी नेगेटिविटी को प्राप्त नहीं करेगा। हमने जब भावों के सिद्धांत की बात करी थी तो आपको एक अन्य बात भी बताई थी कि 3, 6 और 11
ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। त्रिषडाय भाव एक अशुभ भाव होते हैं। यहाँ पर अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में बैठ रहा है और वह भी अपना नीच का होके बैठ रहा है, तो यहाँ पर एक प्रकार से यह विपरीत राजयोग के से कंटेंट्स प्रदान करने लग जाएगा। देखिए, अगर हम सिद्धांतों पे जाते हैं, हालांकि यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है, लेकिन जहाँ विपरीत राजयोग के सिद्धांत को अगर हम देखते हैं, उसकी सूक्ष्मता में अगर हम जाकर देखते हैं, जैसे कि हमने लघु पारशुरी में आपसे बात करी थी कि 6-8-12 का स्वामी अगर 6-8-12 में ही स्थित हो जाए तो यह विपरीत राजयोग का फल प्रदान करने लग जाता है। यहाँ पर सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में बैठ रहा है, चाहे छठे भाव का स्वामी 8वें में बैठे या 12वें में बैठे, 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे अथवा छठे भाव में बैठे, अथवा 12वें भाव का स्वामी इन दोनों में से किसी भी भाव में बैठे, या तो छठे में बैठे अथवा 8वें में बैठे, तो विपरीत राजयोग के फल प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही यदि बैठ रहा है तो विपरीत राजयोग का फल प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो मारक भाव का स्वामी जब त्रिषडाय भाव में बैठ रहा है तो भी यह उसी प्रकार के एक कंटेंट्स प्रदान करने वाला होगा। यहाँ पर क्योंकि यह अपनी नीच राशि में हो गया है तो यह और भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा शुभ हो जाएगा, लेकिन 11th हाउस अशुभ ही रहेगा। इवन इस 11th हाउस में सप्तम भाव से संबंधित मारक के गुण भी आ जाते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिविटी और ये करता है, जीवन साथी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी करता है। जीवन साथी से जो भावुक संबंध होते हैं उनमें न्यूनता लाता है, उनमें नगण्यता लाता है। तो यहाँ पर यह एक नेगेटिविटी कर रहा है, लेकिन व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यह चंद्रमा बन जाएगा। सप्तम भाव से संबंधित अन्य जो कंटेंट्स हैं, जैसे बिजनेस पार्टनरशिप का कारक है, ये बिजनेस पार्टनरशिप व्यक्ति की नहीं चलेगी। इस मामले में भी ये नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। यह रेगुलर इनकम का भी कारक भाव होता है, तो व्यक्ति की एक रेगुलर इनकम जनरेट नहीं हो पाती, तो इसका मतलब व्यापार करने के व्यक्ति के कम चांसेस बन जाते हैं। तो इट मीन्स कि व्यक्ति नौकरी करने वाला होगा, व्यापार में उसको अधिक सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो उसको अपने नाम से नहीं करना चाहिए। यदि वो अपनी पत्नी के नाम से करता है, पत्नी भी नहीं, अपनी माताजी के नाम से करता है, बच्चों के नाम से करता है, तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा व्यापार। तो यहाँ पर सप्तम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसमें तो नेगेटिविटी प्रदान करेगा। और क्या कंटेंट्स हो सकते हैं, और कंटेंट्स जानने के लिए इस वीडियो के अंत में हम एक प्लेलिस्ट आपको दे देंगे जिसमें हमने संबंधित सभी भावों की बात करी है। तो उसमें सप्तम भाव पे जाके इसके बारे में और भी कंटेंट्स आप जान सकते हैं, जिससे कि आपको ज्ञात होगा कि सप्तम भाव से संबंधित और क्या यह नेगेटिविटी प्रदान कर सकता है। देखिए, चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि पंचम भाव पर भी है। चंद्रमा यहाँ पर शुभ है, क्योंकि यहाँ पर अशुभ भाव का स्वामी होकर जब यह इसमें अगेन बैठ जाता है 11th हाउस में, तो अपने नेगेटिव कंटेंट्स जो होते हैं सप्तम भाव के वह 11th हाउस को दे देगा और खुद न्यूट्रल हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अत्यंत शुभ की स्थिति तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बेहतर हो जाएगा। देखिए, रहेगा तो यह पापी ग्रह ही, लेकिन शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। जब हमने विपरीत राजयोग की भी बात करी थी तब भी आपको ये बताया था कि विपरीत परिस्थितियों में और विपरीत तरीके से या इल्लीगल साधनों से व्यक्ति लाभ प्राप्त करने वाला होता है। तो ऐसे में यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो चूज किया हुआ रास्ता है वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो नेगेटिव ही एस्पेक्ट्स देने वाला होता है। नकारात्मक तरीके से धन कमाने वाला, नकारात्मक तरीके से जीवन जीने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ से जब यह पंचम भाव पे ये अब दृष्टि डालता है तो पंचम भाव को भी यह एनहेंस करने वाला बन जाता है। व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति होती है। देखिए, यहाँ पर भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति होती है, लेकिन डायरेक्टली अगर बात करें तो इस व्यक्ति के बारे में समाज के बहुत अच्छे विचार नहीं रहते। जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है, बड़ी पोजीशन पे होता है, बड़ा ऑफिसर होता है, लेकिन उसके बारे में एक आम धारणा ये होती है कि वह रिश्वत लेता है या उसके कार्य करने का तरीका एक असामाजिक होता है, तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। लेकिन उच्च पद प्राप्त करेगा, यह पंचम भाव दिखाता है। तो उच्च पद तो व्यक्ति प्राप्त करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो वर्किंग का तरीका होगा वह बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। तो इस मामले में, इस एस्पेक्ट्स में अगर देखें तो ये नेगेटिव ही रोल प्ले करने वाला होगा।
व्यक्ति को अपने संतान से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी है। ओवरऑल 11th हाउस से दृष्टि देकर यह पंचम भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसकी बढ़ोतरी करने वाला होता है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा अपनी उच्च राशि को देख रहा है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से अष्टम स्थान पर स्थित हो जाता है तो यह सांसारिक भोगों की उपलब्धता भी व्यक्ति को प्राप्त कराने वाला होता है, क्योंकि यहाँ से चतुर्थ भाव से यह लाभ स्थान में है। क्योंकि लाभ स्थान में है इसलिए भौतिक वस्तुओं की या सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धता तो प्राप्त करा देगा, लेकिन 24 वर्ष की अवस्था के बाद, 24 वर्ष से पूर्व की जो अवस्था होती है वह चंद्रमा की अपनी आयु होती है। यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा नीच का है इसलिए अपनी मूल जो आयु होती है, जो अपनी नेचुरल आयु होती है, उसमें व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करता है। 12 वर्ष की अवस्था से पूर्व का समय परिवार में मुफलिसी वाला होगा, परिवार में बहुत टाइट पोजीशन होगी फाइनेंशियली, या फिर पारिवारिक जो इसकी पृष्ठभूमि होगी बहुत अच्छी नहीं होगी। 12 साल की उम्र के बाद पारिवारिक ग्रोथ होती है और 24 साल की उम्र के बाद ऐसे व्यक्तियों की व्यक्तिगत ग्रोथ होती है। तो ऐसे में यह चंद्रमा चतुर्थ भाव के सापेक्ष बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन 24 वर्ष की अवस्था के बाद चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, भूमि, भवन, माता और वाहन से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं वो व्यक्ति को प्राप्त करा देगा। व्यक्ति के पास भूमि भी होगी, भवन भी होगा, वाहन भी होगा, माता का सुख भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर माता को शारीरिक कष्ट मिलेंगे, शारीरिक कष्ट प्राप्त होंगे, व्यक्ति की माँ रोगी होगी। इसके अलावा चंद्रमा से संबंधित व्यक्ति को बीमारियां भी होंगी। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी कि छठा भाव रोग का स्थान होता है और छठे भाव का छठा भाव भावात भावम नियम के अनुसार यह छठे भाव से छठा भाव मतलब 11th हाउस भी रोग का कारक बन जाता है, प्रबल रोग प्रदान करने वाला हो जाता है। और प्रबल रोग के स्थान में चंद्रमा स्थित हो रहा है, अपनी नीच की राशि में स्थित हो रहा है, तो व्यक्ति की माँ को और व्यक्ति को रोगी बनाने वाला ऐसा चंद्रमा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह नेचुरली प्लेसमेंट है चंद्रमा की, तो हम इतनी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रोगी भी बनाने वाला होगा। लेकिन जब जब हमने इसको मूव कराकर और 11th हाउस में मूव कराने की बात करी तो हमने ये विशेष रूप से बात करी थी कि यह नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसको हम संबंधित किसी भी भाव से 11th हाउस में मूव करा रहे हैं। तो जहाँ आर्टिफिशियली तरीके से इसको मूव कराते हैं तो इसके नेचुरल प्रभाव व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। इसके बाद भी हमने इस पर लगातार आपसे चर्चा ये करी है कि कभी भी जब आप मूव भी करा लेते हैं तब भी किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन आपको निरंतर कराते रहने पड़ेंगे, जिससे कि ये नीच का जो प्रभाव हो रहा है इसका या 11th हाउस में बैठने का जो प्रभाव हो रहा है वह व्यक्ति को प्राप्त ना हो। तो मकर लग्न में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप उपाय भी करेंगे तो साथ में किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर आप कराते रहें, तो इसके नेगेटिव फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे छठे भाव से छठा भाव मतलब भावात भावम नियम के अनुसार यह रोग का कारक भी बन जाता है। व्यक्ति को रक्त से संबंधित बीमारियां यह प्रदान करने वाला हो जाता है। WBC से संबंधित व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाओं से संबंधित व्यक्ति को बीमारी प्रदान करने वाला हो जाता है। 12 साल की उम्र से पहले का जो समय होता है व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत डाउन रहती है और वैसे भी इन जनरल भी व्यक्ति को थोड़ी सी एलर्जी की समस्या बनी ही रहती है। बदलते मौसम में व्यक्ति जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। नो डाउट व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत डाउन होती है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं चंद्रमा के? चंद्रमा का यहाँ पर क्योंकि 11th हाउस में ही प्लेसमेंट है तो इसका एक बहुत अच्छा जो उपाय है वो तो यही है कि इसके किसी ब्राह्मण से समय समय पर जाप और हवन कराते रहना चाहिए, पहला उपाय। और दूसरा उपाय ये है कि किसी ब्राह्मण से इसके समय समय पर रुद्राभिषेक कराते रहें, जिससे कि ये इसके नेगेटिव फल प्राप्त नहीं होंगे, इसके पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी जब 11th हाउस में बैठेगा तो विशेष रूप से व्यक्ति को लाभ प्रदान करने वाला बन जाएगा। देखिए यदि एक ऐसा सिम्टम्स भी आपको अगर जीवन में प्राप्त हो रहा है कि बड़े भाई या बड़े बहन को भी रोग हो रहे हैं अथवा बड़े भाई और बड़े बहन पीड़ित होते हैं सामाजिक रूप से, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि यह सिद्धांत के अनुसार नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा। लेकिन जब हम बारीकी से कुंडली को देखते हैं, माइन्यूटली जब हम कुंडली को देखते हैं तो कभी क्या होता है कि यह मूव भी कर रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए यह
चंद्रमा 25 अंश से अधिक का यदि कुंडली में होता है या 28 अंश का होता है, 29 अंश का होता है, तो यह कहीं ना कहीं 12th हाउस को भी थोड़ा बहुत क्लिक कर देता है। तो यहाँ से इसके 11th हाउस और 12th हाउस दोनों के रिजल्ट्स व्यक्ति को मिलने लग जाते हैं। तो ऐसे में 11th हाउस से संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव फल प्राप्त होते हैं। तो एक सबसे अच्छा जो सिम्टम्स है वह ये है, इस व्यक्ति के बड़े भाई या बड़े बहन को कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट होगा या फाइनेंशियली इनको क्राइसिस होगी। बड़े भाई या बड़े बहन की परिप्रेक्ष्य हम बात कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि महिलाओं के दाहिने हाथ की तरफ और पुरुषों के बाएं हाथ की तरफ भुजाओं में, कंधे में दर्द की शिकायत रहती है। तो ऐसी अगर संभावना होती है तो फिर इसको पंचम भाव में मूव करा देना चाहिए। यहाँ पर पंचम भाव में मूव कराने के लिए चावल के कुछ दाने 43 डेज लगातार सोमवार से शुरू करके किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फेंकना शुरू कर दें, किसी सरकारी विद्यालय में फेंकना शुरू कर दें, जिससे कि ये पंचम भाव को क्लिक करने लगेगा और 11th हाउस से इसके जो प्रभाव होंगे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। बेसिकली नेगेटिव प्रभाव इसके पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा किया जा सकता है। तो इनमें से आप कोई सा भी उपाय कर लें और विशेष रूप से ध्यान रखें कि समय समय पर किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन तो कराते ही रहने चाहिए। फाइनेंशियली यदि बात करें तो फाइनेंशियली व्यक्ति को क्राइसिस की स्थिति जनरेट नहीं होगी, व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी मकर लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मकर लग्न के द्वादश भाव में जो चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।